राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, इस शहर का पावरलूम सिटी मालेगांव के सभी आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, इस शहर के एक एक वाशिंदों का जो बुनकरी का काम करते हैं, दुकानदारी का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आप तमाम मेहनत कश आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक मौके पर, एक ऐतिहासिक शहर के ऐतिहासिक वासिंदों से हमारा तारुफ हो रहा है, हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का, इस मंच पर उपस्थित महाविकास अघाड़ी के, इंडिया अलायंस के सभी पार्टी के तमाम लीडरान का, तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक छोटा सा करेक्शन है, अभी हमारे आमदार साहब के, बेग साहब के तारुफ में एक साथी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। भाई, खाली कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं। बेग साहब महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट हैं और आज यहां हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बदौलत नहीं, इंडिया अलायंस की बदौलत आपसे दो चार बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। साथियों, यह बड़ा अच्छा मौका है कि आज 15 नवंबर है और आज ही के दिन गुरुदेव नानक देव जी की जयंती है, उनका प्रकाश पर्व है। उनके बारे में मैं एक मसला, एक वाकया आप लोगों से सुनाना चाहता हूं। एक बार एक जगह पे कुछ लोग पानी चढ़ा रहे थे, तो गुरुदेव ने पूछा कि ये पानी कहां चढ़ा रहे हो? तो लोगों ने जवाब दिया कि पुरखों को पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब दूसरा जत्था आया तो गुरुदेव पानी जो है वो पीछे फेंकने लगे। तो लोगों ने पूछा कि ये पानी कहां पहुंचा रहे हो? तो गुरुदेव ने कहा कि हम पंजाब पहुंचा रहे हैं ताकि हमारे खेतों में फसलों की सिंचाई हो जाए। लोगों ने कहा कि अरे पीछे फेंकने से पंजाब थोड़ी पहुंचेगा। कहा कि आगे फेंकने से पूर्वजों तक पहुंच जाता है तो पीछे फेंकने से पंजाब भी पहुंच जाएगा। गुरु नानक देव जी का यह प्रसंग मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि गुरु नानक देव जी अंधविश्वास का विरोध किया करते थे। और आज हम जिस जमाने में रह रहे हैं, 21वीं सदी का जमाना है। हम चांद पर चले गए। आज पूर्णमासी का चांद है, फुल मून है। ईद पर भी हम चांद का इंतजार करते हैं और करवा चौथ पर भी। धरती पर जमी पे खड़े होकर जिस चांद का इंतजार करते हैं, इंसान की बदौलत, विज्ञान के बदौलत
इंसान उस चांद की धरती पर जा खड़ा हुआ। ये शिक्षा की ताकत है, ये तालीम की ताकत होती है। महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। शिक्षित बनो, संगठित हो और अपने हक के लिए संघर्ष करो। किसी के मांगने से कोई किसी को कुछ नहीं देता है। अगर आपके भीतर कुव्वत है, आपके भीतर ताकत है, तो आप संगठित होकर अपने हक और अधिकार को हासिल कर सकते हैं। यही इंसान की मियाद होती है। और यह जो संगठित होने का, संघर्ष करने का जो हमारा इतिहास है, तो आज एक बेहतरीन मौका है। आज 15 नवंबर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा साहब कहा करते थे कि अंधविश्वास पे भरोसा मत करो, चोरी मत करो, शराब मत पियो, आपस में झगड़ा मत करो, धरती को भगवान की तरह पूजो, और जो गोरे लोगों ने हमारी धरती पे कब्जा किया है उसके खिलाफ उलगुलान करो और अपनी जमीन को आजादी दिलाओ, अपनी जमीन को मुक्ति दिलाओ। आज ये सब जिक्र मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं? आपको लगेगा सियासी आदमी है, वोट का वक्त है, अपने कैंडिडेट का चुनाव प्रचार करेगा, अपनी पार्टी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करेगा। हमारे यहाँ कहावत है, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। आप किसी भी जलसे में चले जाइए, लीडरान आएंगे, नेता आएंगे, अपने कैंडिडेट के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अपनी पार्टी के बारे में, अपने मोर्चे के बारे में जलसे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि चुनाव के इस वक्त में जब वोट मांगना चाहिए 9:30 बजे रात को, तब ये बिरसा मुंडा को याद कर रहा है, तब ये गुरु नानक देव जी को याद कर रहा है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। और इसी कड़ी में ये जो पावर लूम सिटी है, ये जो सिटी का पावर है, आपके बीच में एक व्यक्ति का और जिक्र करना चाहता हूं। उस व्यक्ति का नाम है इस देश के पहले शिक्षा मंत्री, जो तालीम पर जोर दिया करते थे, जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो कहते थे कि आप इंसानों को पढ़ने दीजिए, ये मत बताइए कि क्या पढ़ना है। एक बार इंसान अगर पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो वो यह भी जानना सीख जाएगा क्या सही है क्या गलत है। और वो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनका जिक्र मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं? उनका जिक्र मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि आज की सियासत इंसान को इंसान से बांटती है। जरा सोच करके बताइए कि हम इंसानों की हालत क्या हो गई। कहते हैं ना, क्या से क्या हो गए सनम देखते देखते। एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या डेंगू का मच्छर इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो गया है? क्योंकि डेंगू का मच्छर जब काटता है, क्या सिपाही जी आप भी सोचिएगा, तो तिलक लगवाने वाले को भी डेंगू ही होता है और टोपी पहनने वाले को भी डेंगू ही होता है, मंदिर जाने वाले को भी डेंगू ही होता है, मस्जिद जाने वाले को भी डेंगू ही होता है। मच्छर इंसान को आपस में नहीं बांट रहा, लेकिन हम जिसको लीडर कहते हैं वो इंसानों को इंसानों के से बांट रहा है। इनके पास जवाब देने के लिए जवाब नहीं है, इसीलिए उल्टा प्रश्न पूछते हैं। हम कहते हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए कि जो वादे करके इस देश में सरकारें बनी, जो वादे करके प्रदेश में सरकार बनी, कितने वादों को सरकारों ने पूरा किया है, और अगर पूरा नहीं किया है तो सियासत में, हमारी देश की जमहूरियत में, देश के आईन में, संविधान में यह बात लिखा हुआ है कि 5 साल में हमको सरकार बदल देनी है। इधर हमारी कुछ माएं खड़ी हैं। माता जी एक बात बताइए, रोटी जब पकाते हैं तो थोड़ी देर में रोटी को पलटना होता है ना,
रोटी को अगर पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाती है। सत्ता में अगर आप पलटेंगे नहीं तो इंसान अहंकारी बन जाता है। और इसीलिए महाराष्ट्र का, मत करो ना, ये एकदम मोदी जी के ना जुमले की तरह है, ना खाने लायक ना बिछाने लायक, ना इसमें कोई खुशबू है ना कोई सुगंध है, खाली कागज उड़ा रहे हैं। इसको देख करके मुझे जो है ना वो 2000 का नोट याद आ रहा है, गुलाबी वाला। छोड़ दो, मत बर्बाद करो पेपर। ऐसे ही देश को 10 साल में उन्होंने बहुत बर्बाद कर दिया है। मेरा प्रश्न ये है कि 5 साल में यह व्यवस्था की गई है कि अगर आप काम कर रहे हैं तब तो आपको रखा जाए, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको पलट दिया जाए। रोटी जलती है और नेता अहंकारी हो जाते हैं, अपने सत्ता के अहंकार में जलने लगते हैं, ऑटो पायलट पे हो जाते हैं। आपके बीच जो हमारे प्रत्याशी हैं ये एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, ये 50 करोड़ रुपया देकर के टिकट नहीं लाए हैं। ये आजकल जो है महायुक्ति की सरकार में हो रहा है। और आप महाराष्ट्र के लोग हैं, आपको ये विचार करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ। जैसे मॉल में वो सुपरमार्केट है ना आपके शहर में, वहां सब सामान बिकता है, खाने का सामान बिकता है, पहनने का सामान बिकता है, तेल बिकता है, साबुन बिकता है, जूता चप्पल। महाराष्ट्र में इस बार आमदार बिक रहे थे, एमएलए बिक रहे थे। जैसे घोड़ा बकरी बिकता है ना, मुर्गा मुर्गी, वैसे ही आमदार बिक रहे थे। लोगों ने वोट दिया किसी और को और वो जनता का वोट लेकर के चले गए किसी और के पास। कितने बड़े बेईमान हैं वो देखिए। अजीत पवार साहब एक वीडियो में बोले कि दिल्ली में एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में गौतम अदानी मौजूद थे। बताइए, महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी इसका फैसला तो महाराष्ट्र की आवाम करेगी ना, यहां की जनता करेगी ना कि कौन सरकार में आएंगे। कि गुजरात का एक व्यापारी बैठ करके तय करेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। मैं कहता हूं ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जमहूरियत का अपमान है महाराष्ट्र के लोगों। 20 तारीख को आपको सिर्फ आमदार नहीं चुनना है, उन गद्दारों को मुंहतोड़ जवाब देना है जिन्होंने जमहूरियत के साथ धोखा देने का काम किया है। उनको जवाब देने का वक्त है। और यह जो सियासत आज हमारे सामने छेड़ी जा रही है, फडणवीस साहब ने कहा कि यह धर्म युद्ध है। हमने भी पलट करके 1-2 सवाल पूछ लिया, हमने बस सच पूछ लिया। इतना भी तीखा नहीं था जितना मिर्ची उनको लग गया है। हमने सिर्फ इतना पूछा और फिर आपके सामने पूछ रहे हैं कि अगर सियासत का काम धर्म बचाना है तो सब लोग मिलकर के बचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्म बचाने के इस काम में सिर्फ गरीब लोगों का बाल बच्चा ही लगेगा कि नेता का बेटा बेटी भी आएगा धर्म बचाने के लिए? ऐसा तो नहीं होगा कि हम मेहनत मजदूरी करने वाले, दुकान चलाने वाले, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, बंदूक लेकर के फौज की नौकरी करने वाले, खेती करने वाले, किसानी करने वाले, काश्तकारी का काम करने वाले, शेतकरी का काम करने वाले, हम लोग धर्म बचाएंगे और उनका बाल बच्चा लंदन की सड़क पर कहेगा हाय हाउ आर यू। वो एक ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, कैम्ब्रिज में पढ़ेगा, न्यूयॉर्क में घूमेगा, यूरोप के मजे लेगा और हमको कहेगा कि धर्म बचाएंगे। मिल के बचाएंगे? यही तो सवाल मैंने उनसे पूछा। कौन सी ऐसी बुरी बात हमने कह दी? ना उनको गाली दी, ना उनको कोई अपशब्द कहा, ना उनके बारे में कोई खराब बात की। हमने तो इतना ही कहा ना कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम धर्म बचाएंगे और आपका बेटा बेटी धर्म नहीं बचाएगा। यह बात गंभीरता से हमने एक बार भाजपा के एक नेता से की तो वो नेता छूटते ही बोला, लेकिन योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है।
तो हमने कहा कोई बात नहीं है, भतीजा तो है ना, जैसा कोई भेज दे हमारे साथ धर्म बचाने के लिए। कितना मजेदार बात है सर जी। वो बीसीसीआई में बैठ करके आईपीएल का टीम बना रहा है और हमको कहता है कि मोबाइल पर ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। ये खेल देख रहे हैं। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं और इस देश के संविधान की ताकत यह है कि यह देश जितना महल में रहने वालों का है उतना ही झोपड़ी में रहने वालों का है। यह देश जितना अमीरों का है उतना ही गरीबों का है। यह देश जितना पूंजीपतियों का है उतना ही किसानों का है। मेरा एक सीधा सवाल है, यह कैसी नीति देश में चल रही है भैया कि हम जब सामान खरीदने के लिए जाएं तो हर चीज रोज महंगी होती जा रही है, लेकिन किसान जब अपना सामान बेचने के लिए जाए तो हर चीज रोज सस्ती होती जा रही है। जो धान 3,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका करता था इस बार 2,200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। जो कपास 10,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था इस बार 7,000 रुपए प्रति क्विंटल नहीं बिक रहा है। जो सोयाबीन 4,4200 रुपए प्रति क्विंटल बिका करता था इस बार 3,000 रुपए प्रति क्विंटल नहीं बिक रहा है। यह कैसी नीति है भैया जिसमें अमीर अमीर होता जा रहा है। फॉर्च्यूनर बेच करके इंडिवर खरीद रहा है, इंडिवर बेच करके बीएमडब्ल्यू से मन भर जा रहा है तो हेलीकॉप्टर खरीद ले रहा है। और जो गरीब है वो लगातार गरीब होता जा रहा है। शिक्षा महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य महंगा होता जा रहा है, पढ़ाई लिखाई सब महंगा हो रहा है और पढ़ने लिखने के बावजूद हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पर हम जब प्रश्न पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं है इस देश की सियासत के पास। मेरा एक सीधा सवाल है, बताइएगा कॉर्पोरेटर साहब, आप भी विचार कीजिएगा। कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर बनना चाहता है, एक्टर का बच्चा एक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, लीडर का बच्चा लीडर बनना चाहता है, लेकिन फार्मर का बच्चा फार्मर नहीं बनना चाहता है। क्यों नहीं बनना चाहता है? क्योंकि इस देश में सिंचाई महंगी, पढ़ाई महंगी, दवाई महंगी, हर चीज महंगी हो गई। और वो किसान जो हम सबके थाली में अनाज पहुंचाता है, जो हमारा अन्नदाता है, जो शेतकरी है, वो किसान अपने ही खेत की सूखी पेड़ पर फांसी लगाने को विवश है। हर 1 घंटे में हमारे देश में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। अगर हमको देश की चिंता है तो हम इसको इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा रोजगार शेतकरी क्षेत्र में लोगों को मिलता है, उसके बाद सबसे ज्यादा रोजगार बुनकरी के काम में लोगों को मिलता है, पावर लूम इंडस्ट्री में मिलता है। जब हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल जी के साथ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे थे, तो रास्ते में कई बुनकर समाज के लोग आकर के हमसे मिले, बुरहानपुर के लोग आकर के मिले, मालेगांव के लोग आकर के मिले, स्पिनिंग मिल का मॉडल लेकर के आए थे